गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोसिस्टम के अंतर्गत पोषण चक्रण या न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। पौधों को जीवित रहने के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा था। कई प्रकार के खनिज तत्वों की, और इसके अलावा है ना, पौधों को हवा, पानी, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त पौधों को अन्य खनिजों की भी आवश्यकता, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फेट, मैग्नीशियम इत्यादि की आवश्यकता होती है, जिसमें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस सभी पौधों के लिए एक मुख्य आवश्यक तत्व होता है। पौधों को खनिज पोषण आयन के रूप में उपलब्ध होते हैं, जैसे अमोनियम और फास्फोरस आयन के रूप में, है ना। तो ये सब हमने 11th में पढ़ा था। भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व जो है वो पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं और वापस चले जाते हैं। कोई भी तत्व जो है वो प्रकृति में, नेचर में स्टेबल नहीं होता। इनका चक्रण चलते रहता है। ये भूजैविक रासायनिक चक्र के माध्यम से होता है। विभिन्न तत्व पर्यावरण से जीव में और जीव से फिर पर्यावरण में वापस आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जल अणु के रूप में जलीय चक्र में आते जाते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य खनिज तत्व वायुमंडल या चट्टानी चक्र के रूप के माध्यम से प्रकृति में आते जाते रहते हैं। वायुमंडल में कई तत्व गैस के रूप में मौजूद रहते हैं। उत्पादक वातावरण भूमि और हवा से अनेक पदार्थों को लेते रहते हैं और फिर इसको अन्य रूप में लौटाते रहते हैं। इस चक्र में अनेक जीवी, भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। कहने का मतलब यह है कि ये सभी तत्वों का, सभी पदार्थों का चक्रण प्रकृति में कंटिन्यू होते रहता है। और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पारितंत्र से कभी भी पोषक तत्व समाप्त नहीं होते हैं। बार बार इनका पुनः चक्रीकरण होते रहता है और ये क्रिया जो है वो अनंत काल तक चलते रहता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को ही पोषक चक्र कहा जाता है। तब ये दो प्रकार के होते हैं, गैसी और अवसादी या तलछटी। गैसी प्रकार के पोषक तत्व में जितने भी गैसी तत्व आवश्यक हैं जीवी घटक के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन और कार्बन चक्र, ये आते हैं। इनके भंडार वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और अवसादी चक्र के रूप में जो मृदा के द्वारा जीवों तक पहुंचते हैं, खास करके पादपों के द्वारा ये अवशोषित किए जाते हैं, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र ये आते हैं। इनके भंडार जो है वो पृथ्वी के पटल पर, यानी पपड़ी में, भूपरपटी पर स्थित होते हैं। पर्यावरणीय घटक जैसे कि मिट्टी, आर्द्रता, पीएच, ताप आदि वायुमंडल में पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं। एक भंडार की क्रियाशीलता कमी को पूरा करने के लिए होती है, जो कि अंतर्वाह माने अंदर लिया जाना और बहिर्वाह यानी बाहर निकाले जाने की के दर के संतुलन के कारण कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम कार्बन और फास्फोरस चक्र के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पारितंत्र में कार्बन चक्र के बारे में देखते हैं। इकोसिस्टम कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन चक्र एक गैसी चक्र है। कार्बन एक गैस है और इसको जीवन का आधार माना जाता है। कभी जीवधारियों में शरीर का समस्त कार्बन वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से ही प्राप्त होता था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड संपूर्ण आयतन का लगभग 0.03% होता है। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो स्वपोषी पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इनका उपयोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए करते हैं। CO2 + H2O = C6H12O6 प्रथम कार्बनिक पदार्थ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना हुआ कार्बनिक पदार्थ है, जो भोजन के रूप में पौधे उपयोग करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और यही जो है वो समस्त जीव जगत के लिए पोषण का या भोजन का आधार होता है। ये हम जानते हैं। प्रतिवर्ष प्रकाश संश्लेषण से लगभग 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन की मात्रा स्थिर किया जाता है। कार्बन जीवद्रव्य का प्रमुख जैव यौगिक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल है। और सभी जो जीव हैं वो श्वसन के द्वारा, इवन पादप भी श्वसन के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं।
प्रकाश संश्लेषण में जो निर्मित कार्बनिक पदार्थ होता है C6H12O6, ये उत्पादक से शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं यानी उपभोक्ताओं में जाता है। तो इस प्रकार पौधे और जंतु के मृत्यु के पश्चात भी इन मृत जीवधारियों से विभिन्न प्रकार के कवक और जीवाणु भोजन प्राप्त करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन उत्पादक से होता हुआ उपभोक्ता और फिर अन्य अपघटकों तक जाता है ना। माने इस प्रकार कार्बन चक्र जो है वो चलते रहता है। निर्जीव संसार में कार्बन के जो मुख्य स्रोत हैं वो वायु और जल में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, चट्टानों में स्थित कार्बोनेट होते हैं। जीवाश्मी ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, पेट्रोलियम, अघुलनशील कार्बोनेट आदि का कार्बन सजीवों को उपलब्ध नहीं होता है जब तक कि उनका किसी रसायन में परिवर्तन नहीं हो जाता। जंतुओं के सख्त कार्बनी कवच और कंकाल में भी कार्बन जो है वो उपस्थित होता है कार्बनिक पदार्थ के रूप में, है ना। काइटिन, प्रोटीन इत्यादि के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। सभी प्रकार के जीव श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। इवन पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, जो कि वायुमंडल में मुक्त होता है। प्रकाश श्वसन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे मुक्त करते हैं उसका कुछ मात्रा जो है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होते रहती है, जैसे कि रात के समय, तो पौधे भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के द्वारा, है ना, बाकी जीवों के द्वारा दिन के समय जो है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो जीवों के द्वारा मुक्त और खुद के द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसका उपयोग जो है वो कार्बनिक पदार्थ के निर्माण में करते हैं। मृत पौधों और जंतुओं अपशिष्ट पदार्थों पर सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लकड़ी और जीवाश्मी ईंधन को जलाने, कार्बोनेटी चट्टानों और ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा भी कार्बन का चक्रण होता है। इस क्रिया के द्वारा प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस हो जाता है। अगर सड़ने गलने की प्रक्रिया धीमी हो तो कार्बन का यौगिक बहुत बड़ी मात्रा में एकत्र हो जाता है और ये पृथ्वी में दब जाता है। इनमें अपघटन नहीं होता। जैसे कि फिर बहुत समय पहले जो है वो भूकंप इत्यादि की वजह से सघन वन जो है वो पृथ्वी के अंदर दब गए, जिससे इनमें जो अपघटन की क्रिया है वो धीमे गति से होने लगा धीरे धीरे। तो करोड़ों वर्षों के पश्चात ये जो है वो धीरे धीरे तेल और कोयले में परिवर्तित हो गए। जब कोयला या तेल जलता है तो कार्बन फिर से प्रकृति के कार्बन चक्र में आ जाता है। कार्बनिक पदार्थ पृथ्वी में दबे रहते हैं और धीरे धीरे ये लाइमस्टोन चट्टान बना लेते हैं। इस चट्टान के क्षरण से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पुनः वापस चले जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित होती है, लेकिन जीवाश्मी ईंधन के अत्यधिक प्रयोग से ये संतुलन बिगड़ रहा है और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। लगभग 16 to 10⁹ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा, सूक्ष्म मात्रा का उपयोग रसायन संश्लेषी जीवाणु भी करते हैं। उपभोक्ताओं में कुछ समुद्री जीवधारी कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा का स्थिरीकरण करते हैं। कार्बन चक्र में मानवीय क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि आजकल बहुत सारे कारकों के द्वारा मानव जो है वो प्रकृति में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर रहा है। साथ ही साथ तेजी से जंगलों को काट रहा है अपनी उपयोगिता के लिए। परिवहन और ऊर्जा के लिए जीवाश्मी ईंधन को तेजी से जलाकर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर रहा है। और जंगलों के कटने से, पेड़ों की कटाई के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उतनी मात्रा में अवशोषित नहीं हो रही है जितने मात्रा में ये प्रकृति में मानव के क्रियाकलापों के द्वारा मुक्त हो रहा है। इसलिए ये जो कार्बन चक्र है प्रकृति का, वो असंतुलित हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है। तो हमें इन सब क्रियाओं पर रोक लगाना चाहिए और पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे पारितंत्र में फास्फोरस चक्र की क्या भूमिका है।